जरा सोचिए, एक रात, एक झूठ और अंधेरे में उठाया गया बस एक कदम कैसे किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गबन के एक ऐसे ही निर्णायक अध्याय की परतों को खोलेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम समझेंगे कि कैसे एक रात में एक शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। बिल्कुल, हमारे सामने इस अध्याय से जुड़े कुछ पाठ के अंश और तस्वीरें हैं और इनके जरिए हम कहानी के मुख्य किरदारों रमानाथ और जालपा के जीवन में आए उस भूचाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उनके रिश्ते की नींव ही हिला दी। ये कहानी मतलब सिर्फ एक चोरी की नहीं है, ये भरोसे के टूटने की है। तो चलिए इस पड़ताल का मिशन शुरू करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिखावे और वो जो समाज को अच्छा दिखने का दबाव होता है वो एक आम इंसान को किस हद तक गिरने पर मजबूर कर सकता है और उसके एक फैसले का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो ठीक है, माहौल कुछ यूं है। भोर के 4 बजे हैं, चांद भी आसमान से जा चुका है, घना अंधेरा है और इसी अंधेरे में रमानाथ कांपते हाथों से गहनों का एक संदूकचा उठाता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब है, ये कोई मतलब बाहरी चोर नहीं है, ये घर का ही आदमी है। हाँ, ये एक सोची समझी साजिश की शुरुआत है। और यहीं पर रमानाथ का मानसिक द्वंद्व देखने लायक है। एक तरफ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, उसे डर लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका इरादा पक्का है, वो ये करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा है। और इस साजिश में वो अकेला नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा दुखद बनाता है। आप उसके पिता दीनानाथ की बात कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? स्रोत तो बताते हैं कि वो इस कमीनी चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल, दीनानाथ जानते थे कि ये सरासर गलत है। वो एक क्या कहते हैं सीधे साधे उसूलों वाले इंसान थे, लेकिन यहाँ एक पिता की मजबूरी और बेटे का प्यार आड़े आ गया। रमानाथ ने उन्हें इस कदर मजबूर किया, ऐसी जिद पकड़ी कि आखिरकार उन्हें अपने उसूलों को ताक पर रखकर इस नाटक में शामिल होना ही पड़ा। ये दिखाता है कि हालात कभी-कभी अच्छे इंसानों को भी हाँ, गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। अगर उसे सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो कुछ गहने भी तो निकाल सकता था। उसने पूरा का पूरा संदूकचा ही क्यों उठा लिया? हाँ, ये सवाल रमानाथ के चरित्र को एकदम खोल कर रख देता है। वो इतना घबराया हुआ और बेचैन था कि उसके पास सोचने समझने या गहने छांटने की हिम्मत ही नहीं थी। मतलब कोई प्लान नहीं था, बस हड़बड़ी थी। उसका दिमाग बस एक ही बात कह रहा था, जल्दी करो, पकड़े जाने से पहले ये काम खत्म करो। पूरा संदूकचा उठा लेना उसकी हड़बड़ाहट और डर का सबसे बड़ा सबूत है। वो एक सोचा समझा अपराधी नहीं, बल्कि हालात का मारा एक कमजोर इंसान है। और कहानी में असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जैसे ही रमानाथ संदूकचा उठाकर वापस अपनी चारपाई पर बैठता है, उसकी पत्नी जालपा अचानक चौंक कर उठ जाती है और वो उसे अपने एक सपने के बारे में बताती है। एक ऐसा सपना जिसे सुनकर रमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जालपा कहती है, और मैं यहाँ सीधे स्रोत से बता रही हूँ, वो कहती है, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। ये तो कमाल की लेखनी है। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक सपना नहीं बता रहे, वो कहानी में आगे आने वाले तूफान का बीज बो रहे हैं। इसे साहित्यिक भाषा में पूर्वाभास या फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब पाठक के मन में एक आशंका पैदा कर देना। बिल्कुल, कि जो डर है कहीं वही सच ना हो जाए। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं, ये जालपा के अवचेतन मन का डर है, उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा है जो हकीकत बनने वाली थी। उसे गहनों से इतना लगाव था कि उसके मन में कहीं ना कहीं उन्हें खोने का डर हमेशा रहता था, और वही डर सपने के रूप में बाहर आ गया, ठीक उसी वक्त जब वो सच में लुट रही थी। प्रेमचंद ने इस एक सपने से कहानी के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल। जाहिर है ये सुनकर रमानाथ की हालत खराब हो गई होगी। खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया फिर? उसने वही किया जो एक अपराधी करता है, ध्यान भटकाने की कोशिश। अपने अपराध को छिपाने के लिए वो फौरन एक नाटक शुरू कर देता है। वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। अच्छा। और उसकी आवाज सुनकर नीचे से उसके पिता दीनानाथ भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगते हैं। सोचिए, एक पूरा झूठा मंच तैयार हो गया। वाह, मतलब अपनी ही चोरी पर खुद ही शोर मचाना। ये तो एक अलग ही स्तर का नाटक है। और जालपा का क्या हुआ? इस शोर से घबराकर जालपा अपने कमरे की ओर भागती है। वो कांपते हाथों से अलमारी खोलती है और पाती है कि संदूकची सच में गायब है। ओह! एक पल में जैसे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो सदमे में मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ती है। एक झूठ ने एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, रमानाथ का चोर चोर चिल्लाना सिर्फ एक बचाव नहीं था,
वो असल में अपने अंदर के चोर को, अपने अपराध बोध को किसी और पर थोपना चाहता था। हाँ, जब आप खुद दोषी होते हैं तो सबसे जोर से उंगली किसी और पर उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करके वो स्थिति को और भी ज्यादा जटिल और तकलीफदेह बना रहा था। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ गहनों की चोरी नहीं थी, है ना? जालपा के लिए उन गहनों का इतना क्या मतलब था कि वो बेहोशी हो गईं? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। जालपा के लिए वो गहने सिर्फ सोना चांदी नहीं थे, वो उसकी पहचान थे, उसके सपने थे, उसके पूरे अस्तित्व का केंद्र थे। स्रोत हमें बताते हैं कि जालपा एक आभूषण मंडित संसार में पली बड़ी थी। अच्छा। उसने बचपन से ही अपनी माँ, अपनी सहेलियों, अपने आसपास की हर औरत को गहनों में लगा हुआ देखा था। तो एक तरह से उसके लिए गहने पहनना उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। उससे भी बढ़कर, असल में उस जमाने के सामाजिक ताने बाने में, जहां औरतों के पास आर्थिक आजादी नहीं होती थी, गहने ही उनकी संपत्ति, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक हुआ करते थे। तो जब जालपा के गहने गए तो सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसकी सामाजिक हैसियत, सब कुछ एक झटके में छिन गया। बिल्कुल। यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अब हम उस सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करते हैं जिसे छिपाने के लिए चोरी का ये पूरा नाटक रचा गया था। जब रमा के पिता दीनानाथ वो गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे तो उन्हें एक बहुत कड़वे सच का सामना करना पड़ा। हाँ, यहीं पर इस साजिश की पूरी पोल खुलती है। तो चलिए इस सौदे के पूरे हिसाब किताब को समझते हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ। 2500 के गहने और 1500 का कर्ज। सुनने में तो लगता है कि सब निपट जाना चाहिए था। हाँ, गणित तो बहुत सीधा है। 1500 का कर्ज चुकाकर भी 1000 रुपए बचने चाहिए थे। फिर हुआ क्या? क्या हुआ? हुआ ये कि दफ्तर का एक सीधा साधा बाबू, दुनियादारी और व्यापार के दांव पेंच से अनजान दीनानाथ, एक चतुर और चालाक दुकानदार के सामने पड़ गया। सर्राफ ने गहनों को तोला, परखा और ऐसे दाम लगाए, ऐसी कटौतियां की कि दीनानाथ बस मुंह देख के रह गए। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि 2500 रुपए के गहने भी हाथ से गए और ऊपर से 50 रुपए का कर्ज जस का तस बाकी रह गया। अरे बाप रे। मतलब जिस आग को बुझाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा नाटक किया, हाँ, वो आग तो बुझी ही नहीं। उल्टा घर के गहने भी स्वाहा हो गए। बिल्कुल, दिखावे की कोशिश ने उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि कर्ज से ज्यादा खतरनाक होती है दुनियादारी की समझ ना होना। उनकी सादगी और भोलेपन का सर्राफ ने पूरा फायदा उठाया। अब जरा रमानाथ की हालत पर आते हैं। वो तो अपनी ही लगाई आग में जल रहा होगा। बुरी तरह। स्रोत बताते हैं कि चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कहाँ तो उसकी सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ हंसी ठहाकों और सैर सपाटे में कटती थी, और कहाँ अब वो नौकरी की तलाश में गलियों की ठोकरें खाता फिर रहा था। सारी मस्ती, सारी अकड़ एक रात में हवा हो गई थी। और यहीं पर उसके पश्चाताप में हमें उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती है। वो सोचता है, और ये लाइन बहुत कुछ कहती है, अगर वो जानता कि उन डींगों का ये फल होगा तो वो जबान पर मोहर लगा लेता। डींगो मतलब बड़ी बड़ी बातें। ये उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि वो परिणामों के बारे में सोचे बिना बड़ी बड़ी बातें करने का आदी था। उसने अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जो डींगे हाँकी थी, जो वादे किए थे, अब वही उसके गले का फंदा बन गई थी। तो उसकी समस्या कर्ज नहीं बल्कि अपनी औकात से बढ़कर दिखने की चाह थी। बिल्कुल। और इस पछतावा के साथ साथ उसमें एक गहरी हताशा भी घर कर गई थी। वो हर पल यही सोचता कि 3000 के गहने अब दोबारा कैसे बनेंगे। वो जालपा का मुरझाया हुआ उदास चेहरा नहीं देख पाता था। वो असलियत से भाग रहा था। हाँ, बिल्कुल। और इसी हताशा में वो कुछ ऐसी कल्पनाएं करने लगता है जो उसके पलायनवादी स्वभाव को दिखाती हैं। वो यथार्थ का सामना नहीं करना चाहता। वो सोचता है, काश उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, या फिर अगर उसे जाली नोट बनाना आता तो वो जरूर बनाकर चला देता। ये तो शॉर्टकट की तलाश है। मतलब वो अपनी गलती सुधारने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, बल्कि किसी जादुई तरीके से सब कुछ ठीक कर देना चाहता है। आपने एकदम सही समझा। वो जिम्मेदारी लेने से डरता है। मेहनत करने के बजाय वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है जो कभी होने वाला नहीं है। यही उसके चरित्र का मूल दोष है, और यही उसे और गहरे गड्ढे में गिराएगा। और इस सब का अंत क्या होता है? जाहिर है रमानाथ और जालपा का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा होगा। पहले जैसा वो तो पूरी तरह भंग हो चुका था। वो सुखद प्रेम स्वप्न जो शादी के शुरुआती दिनों में था, अब एक बुरे सपने में बदल चुका था। घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा गई थी।
हाँ, हंसी मजाक की जगह अब सिर्फ तनाव और एक अनकहा बोझ था। अगर हम इस रिश्ते के टूटने की मूल वजह पर जाएं, तो वो एक ही है, झूठ। अभिनय और झूठ की नींव पर टिका रिश्ता ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। एक रात के अंधेरे में लिया गया एक गलत फैसला उनके जीवन में एक कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात ले आया था। वो एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर हो गए थे। और स्रोत इस अध्याय को एक बहुत ही मार्मिक और दिल को चुभने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं। वो सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया? क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उस वक्त तो ना ही लगता है। तो आज के इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सामाजिक दिखावे का दबाव और एक व्यक्ति की चारित्रिक कमजोरी ने एक झूठ को जन्म दिया। फिर उस एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। और झूठ ने एक हंसते खेलते परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और इसका सार ये है कि ये सिर्फ रमानाथ की कहानी नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जो बाहरी चमक दमक और दिखावे को सच्चाई और ईमानदारी से ज्यादा महत्व देता है। हाँ, रमानाथ भी इसी समाज का शिकार है और इसी का बनाया हुआ एक किरदार भी। यही वजह है कि प्रेमचंद का ये उपन्यास आज इतने सालों बाद भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। ये हमें एक आईना दिखाता है। और इसी के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। रमानाथ की कहानी में समाज की उम्मीदें और दिखावे का दबाव कितना बड़ा खलनायक है। क्या आज के दौर में भी लोग अपनी सच्चाई को, अपनी आर्थिक हकीकत को सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी दिखाने के लिए इसी तरह के बाहरी दबावों के नीचे नहीं दबा देते? इस पर जरूर सोचिएगा।